नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। जिस पैटर्न्स के बेसिस में मैं खुद ट्रेड लिया हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो सबसे पहले मैं एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। गुड पॉइंट्स क्या है, आप ध्यान से एक चीज को देखना कि डीमार्ट ने एक अपडेट पेश किया है कि डीमार्ट जो मतलब पेरेंट लुक्स टू ओपन 40 स्टोर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म होने से पहले कंपनी का कहना है कि वो 40 स्टोर्स ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एक बात आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए रिलायंस का जो रिलायंस का जो रिटेल सेगमेंट है, वो रिलायंस रिटेल सेगमेंट में रिलायंस क्या क्या है कि हर दिन में वो 2 नया स्टोर्स ओपन कर रहा है। तो उस जगह पे हर दिन में 2 स्टोर्स अराउंड आप बोल सकते हैं 700 स्टोर साल में वो ओपन करेंगे। तो उस जगह पे 40 स्टोर से डीमार्ट ओपन कर रहे हैं, क्या डीमार्ट डीमार्ट स्टेबल हो पाएंगे? एक चीज को नोटिस करना, डीमार्ट जहां जहां पे स्टोर ओपन कर रहा है उसका उसका काम किस तरीके से होता है उसको पहले समझना पड़ेगा। डीमार्ट का कहना है कि जहां जहां पे वो स्टोर ओपन कर रहा है वहां पे प्रॉपर्टीज जो है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो पहले उस प्रॉपर्टीज को खुद खरीदारी करते हैं। उसके बाद वहां पे वो खुद बिल्डिंग बनाकर स्टोर बनाते हैं। इसमें होता क्या है, कल जाकर डीमार्ट में अगर कोई भी दिक्कत आए तो उसके हाथ में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज को बेचकर उस बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं, उस बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हैं। उसका बेस्ट आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर चलो मैं आपको फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करूँ तो फिक्स्ड एसेट परचेज में देखेंगे, देखिए कंपनी लास्ट कुछ कुछ 10 ईयर्स में कंपनी किस तरीके से फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। मैं चलो 2000 मतलब 15 से दिखा दिखा देता हूँ। देखिए 2015 में 477 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया। 2016 में कुछ खरीदारी नहीं किए। कोविड के टाइम में भी कंपनी 1700 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया। और आज देखिए कितना, करीबन 2700 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया। मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज में इस कंपनी एक लीडर प्लेयर बन चुके हैं। और रिलायंस का रिटेल में इतना भी फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट इसलिए नहीं परचेज करता है क्योंकि उसको वो जो स्टोर ओपन करके रखा पूरे के पूरा भाड़े पे है। वो भाड़ा ले देकर ही उस बिजनेस को कर रहा है। और यहाँ पे डीमार्ट कुछ अलग तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डीमार्ट जैसे कंपनीज के ऊपर लोगों का जो कहना है कि डीमार्ट फिर से खड़ा हो पाएंगे, जिस तरीके से डीमार्ट के ऊपर बिग करेक्शन हुआ था, क्या डीमार्ट फिर से रिकवरी कर पाएंगे? अगर डीमार्ट के बारे में बात करूँ तो डीमार्ट एक लगातार हाई ग्रोइंग कंपनी बना था और रॉकेट की तरह भागने के बाद एक बिग क्रैश हुआ था। अभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब भी कोई कंपनी के ऊपर क्रैश हुआ और उसके बाद बार बार, एक बार, दो बार और तीन बार, तीन बार रिटेस्ट करके जब बाउंस बैक किया तो वो यू टर्न पैटर्न लेकर फिर से वो उसी लेवल तक जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे जो पैटर्न्स दिखा था वो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने थे। तो शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद वो टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं, मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 5095 के आसपास, जो कंपनी का लाइफ टाइम हाई के बहुत नीचे है। क्योंकि लाइफ टाइम हाई कितना है, 5887, इसका लाइफ टाइम हाई है, उससे कई गुना ज्यादा नीचे बनेगा, मतलब टारगेट होने का चांसेस है। तो इस जगह पे टारगेट होने के बाद मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसको ब्रेकआउट करके अगर स्टेबल हो तो कंपनी हाई लेवल तक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए जो मेरे एंटी है उस एंटी लेवल से टारगेट अभी तक हुआ नहीं। तो जब से एंटी बना तब से लेकर देखा है तो ऑलमोस्ट 88 डेज हो चुके हैं और सिर्फ 13% का टारगेट मिला है। तो अगर टारगेट अचीव हुआ तो 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। इसके ऊपर मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर बड़े दो इन्वेस्टर, अगर देखा जाए तो बड़े दो इन्वेस्टर जिसको बहुत नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे नाम से जानते हैं कि उन्होंने अच्छा खासा एक मल्टीपल रिटर्न कमाया मार्केट से। उनमें से विजय केडिया जी, जिनके पास कुल मिलाकर 2% का होल्डिंग है इस कंपनी के ऊपर, पहले 1.83% के आसपास होल्डिंग था। आशीष कैचुला जी, जिसके पास 1.37% का होल्डिंग था, उन्होंने कुछ टेक को बेचा, आज भी उनके पास 1% के ऊपर होल्डिंग है, तो इसलिए उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है। क्योंकि कोई भी एफ एस डी एस और पब्लिक के नाम तब शो करेंगे जब किसी के पास अगर 1% से ज़्यादा स्टेक हो। तो ऑब्वियसली बड़े दो प्लेयर इस कंपनी के ऊपर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इतने बड़े करेक्शन होने के बाद वो लोग अभी भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या कोई मेन वजह है, कोई कारण है? चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ
तो सेल्स देखिए इस बार भी ज़्यादा हुआ। अगर मैं एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट देखूँ तो प्रॉफिट में भी जो कमियाँ हैं उतना ज़्यादा कमियाँ नहीं है। हाँ, मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का इस बार प्रॉफिट कम हुआ, 47 से लेकर 21 बना। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी एक क्वार्टर्स में रिजल्ट खराब किया तो कंपनी खराब हो गया। अगर मैं साल भर के आंकड़े के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी 135 करोड़, 112 करोड़, 127 करोड़, 270 करोड़, तो इस तरीके से कुछ रेंज बेसिस में कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन की। और इस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन करने के बाद कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो मुझे लगता है पॉजिटिवली एक कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है यहाँ पे वो देखने को चांसेस है। बाकी देखिए, जो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ और कंपनी के जो CAGR का रिटर्न एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ देखा है तो कंपनी के बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी अभी ना दिखे, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए, सेल्स प्रॉफिट का ग्रोथ कम तो हुआ था, नेगेटिव में गया था, आज वो फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे आपको एज ए कंपनी के इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूं, देखिए प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग बेचा नहीं गया, पहले जितना था आज भी उतना है। अगर उसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड माल बेचा, उल्टा एफएस ने क्या किया, खुद की होल्डिंग को बढ़ा दिया। जो 10% के आसपास होल्डिंग था वो बढ़ के 20% हो चुके हैं। तो कोई ना कोई तो इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा खरीदारी कर रहा है, तो कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फ्यूचर में हो सकता है, जिसके लिए कंपनी के ऊपर लोग इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर एक लंबा सा जर्नी अगर दिख जाए, कंपनी कोई कोई भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो ना करके रॉकेट की तरह भाग रहा है, तो कभी ना कभी वो गिरेगा। ये रूल्स है, ये रूल्स आप एक एक कंपनी को रिसर्च करके देख लेना। छोटे कंपनी के ऊपर, स्मॉल कैप टेक कंपनी के ऊपर इस तरीके से रूल्स हमेशा लागू होता है। वो गिरेगा, फिर से रिकवरी करेगा, फिर से वो ऊपर जाएगा। अगर कंपनी में दम है तो ऊपर जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेडिंग है? बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी में एडिंग किया हो और एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी मुझे ट्रेड के लिए एक पैटर्न्स दिखा था कप, उसके बाद मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए, मगर हैंडल बनने से पहले ही वो हैंडल को नीचे कप को टच किया है, मतलब इस पैटर्न्स को मैं इग्नोर करूंगा। मुझे पैटर्न्स कप विद हैंडल बटन में हमेशा कप बड़ा होना चाहिए और हैंडल छोटा होना चाहिए। हैंडल का जो लो है वो कप को टच नहीं करना चाहिए। तो उस पैटर्न्स को मैं फॉलो करूंगा। तो यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा, जो कप का साइज है उसी तरीके से हैंडल को भी टच किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव तो हूँ, मगर फिलहाल के लिए मैंने कोई ट्रेडिंग पर्पस में कोई काम नहीं किया। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक शानदार कंपनी है, ये आप सभी जानते हैं। तो टाटा स्टील के ऊपर एक मजेदार बात आपको बता दूं, टाटा स्टील जिस तरीके से भाग रहा है, जिस तरीके से लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, हर कोई लोग चौंक चुके हैं कि इस कंपनी के ऊपर अभी क्या होने वाला है। और टाटा स्टील के ऊपर मैं सबसे पहले गुड पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँ। आप देखेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के ऊपर एक अपडेट क्रेडिट रेटिंग दिया गया है। मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर अगर क्रेडिट रेटिंग दिया जा रहा है तो मतलब कंपनी पर कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज से इस कंपनी के ऊपर क्रेडिट रेटिंग दिया गया है, अपडेट ऑन क्रेडिट रेटिंग। तो कंपनी के ऊपर एक रेटिंग दिया गया है, उस रेटिंग के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा पॉजिटिवली ग्रोथ होने का चांसेस हो सकता है। तो बेसिकली कंपनी ऑलमोस्ट एक धमाका दिखा चुके हैं। अगर कंपनी की मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न बना था, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। और इस टाटा स्टील के मैं चार्ट पैटर्न्स को और भी नज़दीक से देखूँ, मैं एक बार चार्ट पैटर्न ओपन भी कर लेता हूँ तो और भी आपको आसानी होगा समझने में। देखिए, पैटर्न्स के बेसिस में मुझे दूसरी बार जो एंट्री मिला था, एक बड़ा सा एंट्री मिला। वो बड़ा सा एंट्री क्या था? एक बिग कप था, उसके बाद एक हैंडल था, और उसके बाद मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 210 रुपीज़ के आसपास। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक मार्किंग किया जाए तो ओवरऑल 110 दिन में, सॉरी माफी चाहता हूँ, 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। फिलहाल के लिए जो रिटर्न मुझे मिला है 24%, वो भी 96 डेज में। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कंपनी और भी जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि जितने दिनों से जो कंपनी होल्ड किया है खुद को, देखिए इतने लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी एक यू टर्न लिया और इस यू टर्न को ब्रेक किया है, मतलब फिर से एक जर्नी दिखाएगा। क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स पहले भी रिपीट हो चुके हैं, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे भी क्या बना था? यहाँ पे भी उसी तरीके से पैटर्न बना था। एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, उसके बाद देखिए धमाका हुआ। यहाँ पे कोई छोटा मोटा धमाका नहीं हुआ था। अगर मैं इस लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 100 मतलब 15 से 16% तक टारगेट हुआ था।
अगर वही पैटर्न को मैं इस लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो मेरा टारगेट है उसके नीचे ही, सॉरी उसके ऊपर ही प्रीवियस डेटा देखने को मिला। तो इसका मतलब है कंपनी टारगेट को अचीव करने का दम रखते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर मैं दो ही बात कहूँगा। टाटा स्टील अच्छा खासा अभी फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब टाटा स्टील में एक ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। जो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी 90 डेज 100 डेज के आसपास टाइम लग रहा था, वो आज सबसे कम दिन लग रहा है 60 डेज के आसपास। और जिसका आरओसी एक टाइम नेगेटिव में चला गया था, 1 से 2% के आसपास था, आज बढ़ के 31% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनी कई हद तक खुद को रिप्रेजेंट किया है, कई हद तक खुद को चेंजेस किया है, तो जिस बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लगातार ग्रोथ होने के बाद मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये है इसको स्प्लिट करके एक करने वाला है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो स्प्लिट का डेट और टाइम अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी 2 बार बोनस तो दे चुके हैं, कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं दिया। जब स्प्लिट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।